तो अपना लेक्चर जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो डिमांड थी जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनली एक्सेप्ट हो जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसलिए एक्सेप्ट कर ली उन्होंने आज़ादी की जो हमारी डिमांड थी। आज़ादी की डिमांड की बात कर रहा हूँ पहले मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड, कि इन्होंने ये बोला हम तुम्हें ना आज़ादी देने को तैयार हैं। ठीक है, हम तुम्हें आज़ादी देने को तैयार हैं, तुम एक बारी अपना रोड मैप तो बता दो कि संविधान कैसे बनाओगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ना बिलीव करते थे दिवजोत रूल ऑफ लॉ पे। वो नहीं चाहते थे कि कल को यहाँ पर हम लोग छोड़कर जाएं और लोग ना, या पूरी की पूरी जो सत्ता है वो डायरेक्शनलेस हो जाए। वो ये चाहते थे, एक काम अच्छा करके इन्होंने वो गए, इन्होंने बोला आप अपना संविधान बनाओगे आज़ादी के बाद। तो नेहरू जी वगैरह इन सब ने बोला जी हाँ बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि संविधान अगर आप बनाओगे अपना, तो एक बार ये रोड मैप दो कैसे बनाओगे। तो उन्होंने कहा आपके जैसे आपने बनाया वैसे ही बनाएंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला प्रॉपर एक रोड मैप दे दो, जब हमें दिलासा हो जाएगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, जब पूरी पूरी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन वगैरह जब सब कुछ हो जाएगी हमें, उसके बाद वी विल लीव दिस कंट्री। ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं कहानी क्या है। तो जो डिमांड है इट वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको बोला जाता है ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। कहने का मतलब क्या था, एक 1940 में ब्रिटिश का प्रपोजल आया था, जी हाँ आप, इन्होंने ना, मतलब जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे ना दिवजोत, उन्होंने प्रपोजल रखा, एक सामने प्लान रखा, ब्लूप्रिंट रखा, कि ऐसे ऐसे हम एक बॉडी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और आज़ाद भारत के लिए संविधान फ्रेम करेगी। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिटिशर्स ने कौन से ऑफर से इसको एक्सेप्ट करा था, मतलब कौन सा इवेंट था वो, तो उसका नाम होता है ऑगस्ट ऑफर 1940। वैसे इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे, लेकिन मेन जो चीज थी ना वो यही थी, संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया था अंग्रेजों ने 1940 के अंदर, जिसको बोला जाता है ऑगस्ट ऑफर। उसके 2 साल बाद क्या हुआ 1942 में, जो क्वीन थी ना ब्रिटेन की दिवजोत, एलिजाबेथ मान लो, ठीक है, वो जो थी, तो उसका एक कैबिनेट रन करता है, आपको भी पता है ना, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। तो उधर के कैबिनेट का एक मेंबर था, यानी कि ब्रिटेन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह लो इसे, उसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये इंडिया आता है, क्वीन ने इसे भेजा होता है कि जाओ तुम ना ये चीज ना आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स को, नेहरू जी को बता देना, मैं एक चीज तुम्हें लिख कर दे रही हूँ, ये तुम जाकर देकर आओ। ठीक है, क्या लेकर आया वो ना एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आया ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से, मतलब ब्रिटिश हुकूमत ने नेहरू वगैरह कांग्रेस लीडर्स के सामने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना चाहिए जब आप आजाद हो जाओगे, तो आजाद भारत का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको अडॉप्ट करना है वो कैसे बनना चाहिए, इसके लिए प्रपोजल लेकर आया वो। ठीक है, लेकिन इस प्रपोजल के अंदर एक बात बोली गई दिवजोत, अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने ये बोला आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए उसके बाद। ब्रिटेन फंसा हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के अंदर दिवजोत। ठीक है, अब पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने क्यों बोला, यहां पर बहुत चालाक था। यहां पर आपको पता है बड़े सारे इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते थे, लाइक सिख्स एंड ऑल, बड़े सारे सरदार वगैरह, असम वगैरह के लोग ये ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते थे, आपको पता है। अब इनको चाहिए था सपोर्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में, कि अपनी आर्मी ब्रिटिश के पास तो कम है, क्योंकि ब्रिटिश को अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ती थी ना, इतनी ज्यादा जनसंख्या इनके पास कहाँ है, कॉलोनीज को भी मेंटेन करना है, नेशनल मूवमेंट की डिमांड जो चल रही है उसको भी सप्रेस करना है ना, और ऊपर से सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपनी फोर्सेस भी सप्लाई करनी है। और उस टाइम पर हिंदुस्तान का आदमी बहुत ज्यादा निकम्मा था, आपको पता है, बहुत सारा ब्लेम यही लगता है ना हिंदुस्तानियों के ऊपर, कि तुमने ही तो एक्सेप्ट करा उनके रूल को, तुम अगर सर्व ही नहीं करते उनके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर लाइक आर्मी पुलिस वगैरह, तो उनकी कमर पहले ही टूट जानी थी। लेकिन उन्होंने सर्व करा, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनको फोर्सेस चाहिए थी बहुत ज्यादा। तो ब्रिटिश प्यार से एक चीज बोलता है, भाई साहब जो करना है, जैसा संविधान बनाना आपको कर लेना, मुझे क्वीन एलिजाबेथ महारानी ने भेजा है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स आकर बोलता है वाली चीज 1942 में। ठीक है, ये उन्होंने भेजा है, तो प्लीज यार आप देख लेना जरा, कि उसके बाद आप जैसा संविधान बनाना चाहते हो हम करने देंगे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ना हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अब पता है बड़े सारे जो लीडर्स थे ना हमारे देश के दिवजोत, वो ये कहते थे कि ये सही मौका है, मत करो इनको सपोर्ट, मरने दो सालों को। अंग्रेजों के लिए कहते थे कि इनकी कमर ऐसी टूटकर मानेगी, बढ़िया है इनके लिए, मत दो इनको सपोर्ट।
लेकिन उस टाइम पर बस एक पर्सन है जो हमेशा अड़ंगी अड़ा देते हैं हर काम में, द पर्सन विद एथिक्स, गांधी जी। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। गांधी जी, जो बातें रियल है भाई वो तो वैसे ही प्रेजेंट करनी पड़ेगी ना। गांधी जी बोलते हैं नहीं यार, हमें ना अंग्रेजों का सपोर्ट करना चाहिए, इस दुखद भरे टाइम पर उनका क्या कहते हैं वो नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, हमसे उन्होंने सपोर्ट मांगा है, वी शुड सपोर्ट देम, बिकॉज परेशानी के टाइम पर दुश्मन की और ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब भाई मैं इस चीज़ पर क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता। यूट्यूब के अंदर लाइव जब भी वीडियो जाएगी तो कुछ बोलूँगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इस बात से स्टोन से कि यार अच्छा मौका तो है, दुश्मन के पैर में अगर दिवजोत गोली लग गई है तो गोली उठाकर आपके पास टाइम तो है उसको ठोकने का। आप कह रहे हो नहीं, पहले मैं जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाऊंगी, एम्स में उसका इलाज करवाऊंगी, ठीक करूंगी, दौड़ना सिखाऊंगी, फिर सामने खड़ा करूंगी, फिर कहूंगी अब चलाते हैं गोली 1 to 1। पता चला तुम ही टपक गए। ठीक है, इसको इसको कहते हैं क्रिप्स प्रपोजल। ठीक है, इस चीज को कहते हैं क्रिप्स प्रपोजल, मतलब क्रिप्स लेकर आया था ना प्रपोजल ये चीज। लेकिन अब अड़ंगी देने वाले दूसरे लोग। हमेशा ना जब भी कोई अच्छी चीज होने जाती है ना, इस देश का इतिहास उठा के देख लेना, कोई ना कोई करवा चौथ का व्रत रखकर बैठ जाता है रूठी हुई बीवी की तरह कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे जी। अब यहां पर क्रिप्स प्रपोजल सब कुछ अच्छा था ना, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वगैरह सबको अलाउ कर दिया, मुस्लिम लीग का मुंह फूल गया। ठीक है, अब मुस्लिम लीग यहां पर एक टाइम पर डिमांड करने लग गई थी। जैसा कि आप जानते हो कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस होगी 12th में, जो होता है ना, पार्टीशन के टाइम पे आपने पढ़ा था ना कि वो चाहते थे दो सेपरेट स्टेट्स बने विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वन लैंड फॉर द हिंदूज एंड अदर लैंड फॉर द मुस्लिम्स, विच विल बी नोन एज इंडियन पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली। पढ़ा होगा ये चीज, है ना। तो अब ये चाहते थे कि यार इंडिया का जो है ना वो विभाजन होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स कंट्रीज के फॉर्म में, और दोनों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। ये इनकी डिमांड थी, लेकिन क्या माना गया क्या नहीं माना गया ये हम देखेंगे आगे चलकर। फाइनली कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में। अभी तक कौन कौन आया आपने देख लिया। अगर टाइमलाइन में फिर से बताऊं, मैं ग्रीन कलर से मार्क करते जा रहा हूं। 1934 में सिर्फ एक आइडिया आता है, बेग आइडिया आता है, एम एन रॉय रखते हैं कि आज़ाद भारत, जब हमारा दोस्तों जब भारत आज़ाद हो जाएगा ना, हम उसका आज़ाद संविधान बनाएंगे, भारत का आज़ाद संविधान बनाएंगे, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। एक आइडिया आया। 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। 38 में नेहरू जी बोलते हैं जी हाँ पक्का बनेगी। उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर आता है, जब ब्रिटिशर्स ने इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। 42 में ये आइडिया इंप्लीमेंट कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे कैसे, एक क्रिप्स प्रपोजल आता है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश की साइड से कैबिनेट में एमपी होते हैं, मतलब ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो आते हैं कि क्वीन बोल रही है कि ऐसे ऐसे बना लो, लेकिन आप बना लो, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाना। ठीक है, और उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। आप एक चीज तो जानते हो कि जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दे रहा हूं इस वीडियो में, ये कैबिनेट मिशन वगैरह कोई भी वर्ड जैसे लिखा है ना, लक्ष्मीकांत में अक्सर बहुत सारे वर्ड्स के आगे ना ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये चीज जाकर ना जब चैप्टर खत्म हो रहा है उसके एंड में एक चीज देख लेनी चाहिए, जो कि एक टेबल होता है। जैसे यहां पर आएगा ये, कहां गया ये, नोट्स एंड रेफरेंसेस हर एक चैप्टर के एंड में दे रखे होते हैं। अब पता नहीं वो लोग ब्रैकेट में या फिर मतलब लक्ष्मीकांत जी आगे क्यों नहीं लिखते हैं, एंड में जाकर आपको इमीडिएटली पढ़ना। ये रिचुअल समझ लेना लक्ष्मीकांत को पढ़ने का। दिवजोत इसके अंदर कोई आलस नहीं होना चाहिए। अगर आपने वहां पर 1 पॉइंट देखा, यार ये कैसे पढ़ना होता है, पीछे वाले पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यूपीएससी या दूसरे एग्जाम्स क्या करने लगे हैं, अब वो सोचते हैं यार ये तो हर गधा पढ़कर जा रहा है, ये तो कोई भी रट्टा मार ही लेगा, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना ये तो हर पूरे हिंदुस्तान पढ़ रहा है, तो 15 लाख 20 लाख जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं सब पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग एग्जाम्स में। लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें ना ये चीज आकर देखनी चाहिए। अब जैसे उसने कैबिनेट मिशन वर्ड मेंशन करा ना, अब देखना आप कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पर यूपीएससी एसएससी स्टेट पीएससी के रिगार्डिंग। कैबिनेट मिशन जो था उसके अंदर 3 मेंबर्स थे दिवजोत। कौन कौन थे, अब देखो ये अंदर नहीं दे रखा लक्ष्मीकांत के, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बन सकता कि बताना जरा। वो आपको बड़े सारे अंग्रेजों की लिस्ट देते और इनमें से बोलते विच अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, है ना। तो कौन था, लॉर्ड पीथिक लॉरेंस नंबर 1, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, देख रहे हो जो क्रिप्स प्रपोजल लेकर आए थे वो भी कैबिनेट मिशन का पार्ट थे। तो ये चीज आ सकती नहीं कि आ सकती, देखो तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। सर बहुत सारी आपको बॉडीज दे दे, कैबिनेट मिशन,
ये मिशन वो मिशन, ठीक है, या ये क्या कहते हैं ऑगस्ट ऑफर, फिर वो आपको बोलते हैं 4 पर्सन के नाम दे दें, इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन और क्रिप्स प्रपोजल के लिए कॉमन था, तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स। लेकिन हमें क्या लगता है, जब वो बोल भी रहा है क्रिप्स प्रपोजल, तो बंदे पता है कैसे डाउट करते हैं, यार ये इतना इजी तो नहीं हो सकता, यार ये यूपीएससी का एग्जाम है, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन के अंदर क्रिप्स वर्ड आ गया तो क्रिप्स प्रपोजल तो नहीं हो सकता इसका आंसर। ये ऐसे डाउट पता है कब आते हैं, जब आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होती। और लक्ष्मीकांत की पूरी बुक पॉलिटी, 4 पिलर्स होते हैं देखो। पॉलिटी जिसमें लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, पहले मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहता था लेकिन अब तीनों प्रकार की हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। उसके बाद इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट। यहां पर चीजें ना, जो भी किताब पढ़ रहे हो दिवजोत, कवर टू कवर, मतलब शुरू के कवर से लेकर जहां पर उसके नाम लिखा रहता है और एंड पर जाकर जहां पर वो द एंड लिखा रहता है, सब कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ भी पॉइंट मिस नहीं। और लक्ष्मीकांत तो ऐसी बुक है कि एक कॉमा भी मिस मत करो, कॉमा भी पढ़ के जाओ, ठीक है। तो मार्क्स अच्छे आते हैं ना। पॉइंट यार यही है कि देखो पॉलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता, जीएस पेपर 2 पूरा अपना वही है, पीएसआई और ऑप्शनल में अपना लक्ष्मीकांत का बेस बनेगा, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन इससे आएंगे, और दूसरे एग्जाम्स के अंदर तो पॉलिटी तो भर भर की पूछी जाती है। यूपीएससी तो चलो फिर भी कम अच्छी खासी वेटेज रख देता है, दूसरे एग्जाम्स का तो कभी कभार ना डिसाइडिंग फैक्टर ही पॉलिटी बन जाता है कभी कभार। तो क्या अगर जिसको पॉलिटी आती है उस साल उसका पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो लॉर्ड पीथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर्स थे इसके। ये इंडिया आते हैं 24 मार्च 1946 को, और कैबिनेट मिशन अपना प्लान सामने रखते हैं कांग्रेस के 16 मई 1946 को, यानी कि लगभग उनको अप्रैल में 2 महीने लगे, लगभग 2 महीने का 50 दिन का टाइम उनको लगा अपना प्लान रखने के लिए, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने, कांग्रेस लीडर्स के सामने, ठीक है। और ये सब कुछ जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये अगर आ जाए क्वेश्चन कि ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन, ये सब कुछ कौन से इवेंट से रिलेटेड था, तो देखो एक क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है, कौन से इवेंट से रिलेटेड था बताओ दिवजोत, क्या इवेंट है, क्या इवेंट है दिवजोत। कल को कौन सा कह रहे हो? मैं कह रहा हूं चाहे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कल को, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन, ये सारे के सारे वर्ड्स कौन से इवेंट से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब बताओ इस क्वेश्चन को आंसर करना क्या इजी है, लेकिन अगर इतनी कहानी किसी ने सुन ली वो आराम से बता पाएगा, ठीक है। फाइनली कैबिनेट मिशन जो होता है वो इंडिया आता है। आप देख रहे हो अब नंबर 1 जो पॉइंट हमने पढ़ा जो बैक में जाकर, कितना इंपॉर्टेंट होते हैं सारे पॉइंट, कितने सारे फैक्ट्स हमें पता लगे, कितने मेंबर्स थे, कौन थे। हमें ये भी पता लग गया इससे कि जो वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, वो भी इसका मेंबर थे, ठीक है, वो मेंबर थे इसके। तो कैबिनेट मिशन के अंदर याद रखना 3 मेंबर थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पीथिक लॉरेंस। अब ये जो था ना, ये मुस्लिम लीग ने एक डिमांड रेज नहीं करी थी कि 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, इस कैबिनेट मिशन ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। नहीं जी, कोई 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बनेंगी, चुपचाप होकर बैठ जाओ, मुस्लिम लीग से बोला। इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नहीं एक ही बनेगी, ठीक है। लेकिन अब मुस्लिम लीग फिर यार मतलब दखल अंदाजी पैदा करती, क्योंकि मुस्लिम लीग से भी मेंबर्स आने थे ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, हिंदुस्तान के हर एक सेक्शन से रिप्रेजेंट होने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स, फिर मुस्लिम लीग के मेंबर आते नहीं। फिर हम ये नहीं कह पाते ये दिवजोत कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है कि नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी नहीं पाती, फिर भी कल को एक ब्लेम लग जाता कि तुमने मुसलमानों की वॉइसेस को नहीं रखा संविधान बनाने की प्रक्रिया में। आप समझ रहे हो उसके पीछे लॉजिक कितने गहरे गहरे हैं दिवजोत। तो कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी स्कीम रख दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने कि जिससे भाई मुस्लिम लीग खुश हो जाए। तो वो मतलब जैसे कहते नहीं है, हाँ ठीक है चलो मान लेते हैं आपकी बात, अब आप पहली वाली बात तो हमारी मान नहीं रहे हो, तो ठीक है भाई मान लेते हैं। मतलब पर्सन की शक्ल ना ऐसी है ना ऐसी है, इट इज़ जस्ट लाइक ऐसी, उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या क्या, ठीक है। लेकिन मान लिया इस रूठी हुई बीवी को जिसने करवा चौथ रखा है, उसको मनाना तो था ही ना। तो देर इज समथिंग, एक स्कीम उन्होंने प्रपोज कर दी कि भाई साहब 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो नहीं बन पाएगी, लेकिन एक ऐसी स्कीम फॉरवर्ड रख दी कि जिससे मुस्लिम लीग कुल मिलाकर सेटिस्फाई हो गई। अब आप कहोगे ये ऊपर ऊपर से क्यों बता रहे हो, ये डिटेल में जाकर क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि दोस्त ये ना पॉलिटी का लेक्चर है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में इतनी डिटेल में बात करूंगा ना तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। पहले इसका पहला चैप्टर जो है वो तो पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बेस्ड है, जिसको हमने अभी छोड़ दिया।
जब हम वो करेंगे तो साइमल्टेनियसली ऐड देखते रहेंगे। लेकिन दूसरा चैप्टर भी कुछ कुछ ये जो बातें ना कि कैबिनेट मिशन ये वो करके, ये मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ें हैं यार। तो यहाँ पर जब तक लक्ष्मीकांत में जितना पढ़ना चाहिए उतना हम पढ़ रहे हैं, मोर देन इनफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हमारा ये टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर था कौन कौन, बनी कैसे, क्या हुआ। अच्छा, टाइमलाइन याद रख लेना ये देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये टाइमलाइन भी आ सकता है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, बाद में कौन सा इवेंट हुआ, वो लाइनें दे सकते हैं ऐसी, तो आप याद रख लेना। सबसे पहले 34 आइडिया, 35 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड एक्सेप्ट करी, 38 के अंदर नेहरू जी बोलते हैं ठीक है, ओके जी हो जाएगा काम आज़ादी के बाद ये वाला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने वाला। 1940 के अंदर अगस्त ऑफर, 1942 के अंदर क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है, और कैबिनेट मिशन ये कब आया देख रहे हो, ये टाइमलाइन आ गई तो देखो बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि वो वन को देखेगा ही नहीं पीछे जाकर। कब आया कैबिनेट मिशन, 1940, कब 46 है आई थिंक, है ना कैबिनेट मिशन, ये देखो 1946। अब इसलिए पीछे जब भी आए ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये 1 2 3 जितने लिखे रहते हैं आपको जानना वहां पर बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े कंफर्टेबली, कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से ऊपर वाले सेक्शन से, मैंने बहुत डिटेल में करवाई दिया, कोई होगा तो बताओ। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को नवंबर 1946 में बनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ईयर एंड डेट, नवंबर 1946 में बनाया गया था। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था ना 1946 में, इसके अकॉर्डिंग, अब एक बात बताओ, हमने तो ये चीज़ पहले ही देख ली है 1946 वाली डेट, क्योंकि हम पीछे चले गए थे, हमने मेहनत करके देख के आए हैं। हमें तो ये भी पता है, ये तो आगे ये पूरे चैप्टर में नहीं बताएगा, 3 मेंबर्स थे इसके अंदर, ये भी पता है हमें। हमें ये भी पता है नाम क्या थे उनके, सर पीथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। हमें ये भी पता है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान के जो मेंबर थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, वो क्रिप्स प्रपोजल भी लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे क्वीन ने भेजा है कि सर जी आप बना लेना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आप लोग बना लेना सारे के सारे लोग, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बताना बनाना। ऐसे पढ़ा जाता है लक्ष्मीकांत को, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की एक अलग अप्रोच होती है। लक्ष्मीकांत में एक तीर से 16-17 निशाने लगाए जाते हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ द टॉपिक इज इंटरकनेक्शन ऑफ द टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाई रीडिंग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये स्किल मैं डेवलप करा दूंगा, डोंट वरी, धीरे धीरे हो जाएगी, दिस इज योर फर्स्ट डे, आराम से हो जाएगी। फीचर्स क्या है स्कीम के, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत फैक्चुअल सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर में आप ये ऐसा मानो कि कॉमा भी इंपॉर्टेंट है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, 389, 389 वाज द टोटल स्ट्रेंथ। आउट ऑफ दिस जो 296 सीट्स थी ना, 296 सीट जो थी वो एलोकेट करी गई थी ब्रिटिश इंडिया को। उसके अलावा जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। अब आप कहोगे यार ये कुछ थोड़ा क्लियर नहीं हुआ यार, ये मतलब ब्रिटिश इंडिया को दी गई, प्रिंसली स्टेट्स को दी गई अलग अलग सीटें, ये क्यों। सबसे पहले ये वाला फैक्ट तो क्लियर हो गया ना, 389 सीट्स टोटल इतनी थी, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे अगर 389 सीट्स है तो जो 389 मेंबर्स होंगे ऑब्वियसली बात है ना, 1 सीट विल रिप्रेजेंट 1 मेंबर। अब ये इंडिया है, उस टाइम पर इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा था दिवजोत, कि भारत के अंदर ना, एक तो ऐसा मान लो कि ये है अपना मेजोरिटी ऑफ द भारत, जिसको बोला जा रहा है ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इसको मैं कलर ही कर देता हूं ऐसे, ये है अपना पूरा ब्रिटिश इंडिया। इस ब्रिटिश इंडिया के अंदर, इस ब्रिटिश इंडिया के अंदर बड़े सारे आपको प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, इधर हैं, ये हैं, ये हैं, इसके बाद ये मान लो, फिर ये मान लो, ये जितने भी डॉटेड हैं ये बड़े सारी प्रिंसली स्टेट्स, और मैंने जैसा कि आपको आंकड़ा बताया 565 लगभग प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पर। ठीक है, मैंने बताया आपको। अब क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया किसको कहा जा रहा है, ब्रिटिश इंडिया उनको कहा जा रहा है जो कि प्रिंसली स्टेट्स नहीं है।
आप कहोगे आप तो कंफ्यूज कर रहे हो यार, तो प्रिंसली स्टेट्स क्या है फिर, आप ये बताओ। देखो, उस टाइम पर देश का स्ट्रक्चर ऐसा था कि दो तरीकों में देश डिवाइडेड था हमारा, मतलब डिवाइड नहीं कहेंगे इसको, दो तरह की पावर्स होती थी यहाँ पर। एक ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया मतलब जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, मतलब वो एरिया ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में है, क्वीन बैठी बैठी कंट्रोल कर रही है इंग्लैंड से। इसके अलावा अब राजा क्योंकि तलवे चाटते थे अंग्रेजों के, और राजा को तो राजा बन के रहना ही है, प्रिंस को प्रिंस बन के रहना है, तो उनको एक लिबर्टी दी जाती थी कि तुम अपने प्रिंसली स्टेट्स यानी कि अपनी रियासतें जो हैं उसको कायम रख सकते हो, तुम उधर के राजा हो, अपने सिक्के चलाओ, अपनी करेंसी चलाओ, अपने हिसाब से टैक्स लगाओ, बस थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू, चाय पानी का खर्चा हम तक भेजते रहना, तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये सिस्टम था। तो अब आप कहोगे यार आप ये भी बता दो फिर ये इंडिया को उस समय ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा जा रहा है, तो मैं कहूंगा आप मेरी बात ना ठीक से नहीं सुनते हो। देश अभी आजाद नहीं हुआ है हमारा, आजादी के बाद इट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल इंडिया, लेकिन क्योंकि अभी अंग्रेजों के हाथ में है, ईयर देखो ना, यहां पर देखो ईयर 1946, 1947 में आजाद होता है ना, अब अंग्रेजों के हाथ में, ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में, इसलिए इसको बोला जा रहा है ब्रिटिश इंडिया। बताओ जरा कोई दिक्कत है यहां तक तो, बोलो। नहीं ना। तो ब्रिटिश इंडिया को सीट्स दी गई 296 सीट्स, कहने का मतलब क्या है कि पूरे इंडिया से जिसको ब्रिटिश हुकूमत कंट्रोल कर रही है एक्सेप्ट प्रिंसली स्टेट, वहां से 296 मेंबर्स आएंगे, दिल्ली आएंगे, जो आज के टाइम में पार्लियामेंट है, जो कि उस जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, वहां कर बैठेंगे, एंड क्या रोल होगा उनका, संविधान बनाएंगे जी बैठकर, और कुछ नहीं करेंगे। और बीच बीच में टाइम मिला तो बड़ा पाव चाहे समोसा तो चलता ही रहता है, ठीक है। और बाकी जो 93 सीट्स है वो दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। ये क्यों दी गई, हम लोग क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पर, दिवजोत याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आज की क्लास में वाली बात, हम लोग ये चाह रहे कि डाइवर्सिटी हर जगह से रिप्रेजेंट हो, कोई भी बंदा कल को ये ना कहे कि इससे नहीं पूछा, उसको नहीं पूछा, इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, ये तो रिप्रेजेंटेड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, औरतें, दलित, जितने भी वर्णा सिस्टम, कुछ भी है, कोई भी रीजन है, हर रीजन से, हर क्लास से, हर कास्ट से, हर जेंडर से किसी ना किसी को जगह दी हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, ताकि कल को ये हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, सबकी वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, आने वाली जनरेशन की वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। क्या हमारे पूर्वजों ने बनाया, आपके खानदान के पूर्वजों ने, मेरे खानदान के पूर्वजों ने संविधान बनाया, तो जी हाँ बनाया। ऐसे बनाया कि हमारे घर वाले तो नहीं गए थे बनाने, लेकिन हमारे रीजन से कोई ना कोई जरूर एक प्रतिनिधि था, जिस स्टेट से हमारे पूर्वज बिलोंग करते थे, जिसकी वॉइस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मायने रखती थी संविधान बनाने के लिए। इसलिए कह सकते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो जी हाँ आप कहोगे हमने भी बनाया है, हमने डायरेक्टली नहीं बनाया है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बनाया है। समझ गए। तो बाकी 93 सीट्स दी जा रही है प्रिंसली स्टेट्स को, 93 सीट्स इनको दी जा रही है ताकि ये भी रिप्रेजेंटेड हो, और ये कल को ये कहने को ना हो कि प्रिंसली स्टेट्स को तो जगह दी नहीं। तो आउट ऑफ द 226 सीट्स, अब इसमें भी डिवीजन है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, टोटल है, यहां पर देखो एक टेबल, टोटल है 389 सीट्स, डिवाइड कितनी है, ब्रिटिश इंडिया के पास है 296 सीट्स, और 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के पास है, ठीक है। 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के पास है। अगर आप इनको कैलकुलेट करके देखोगे ना, 389 में से 296 माइनस कर दोगे तो 93 आएगा, 93 माइनस कर दोगे 389 में से तो 296 आएगा। अब इस 296 सीट्स में से, यहाँ पर देखना, ये जो ब्रिटिश इंडिया को दी गई है ये वाली 296 सीट्स, जिसको मैंने हाईलाइट करा येलो से, इसका फर्दर डिवीजन, इनमें से 292 सीट्स, इनमें से दिवजोत 292 सीट्स जो हैं वो दी जाएंगी, ऐसा बोला गया 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस को। उस टाइम पर हमारे जितने स्टेट्स थे ना, उनको उनकी डिवीजन होती थी अलग अलग कैटेगरी में, तो आप ऐसा समझ लो कुछ 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी जहां से सबसे ज्यादा जनता आती थी, सबसे ज्यादा लोग मतलब वहीं पर थे। बहुत ज्यादा स्टेट्स तो बनाई नहीं गई थी अंग्रेजों ने, प्रिंसली स्टेट तो बहुत सारी थी, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेज बहुत ज्यादा स्टेट्स कहाँ बनाते थे, आपने कभी कहाँ सुना होगा कि स्टेट्स बनाई उन्होंने वो करके। तो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस थे, 292 सीट्स उनको दी गई। इसके अलावा 4 सीटें जो थी वो दी गई 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को, वन फ्रॉम ईच, वन फ्रॉम ईच मतलब फर्स्ट चीफ कमिश्नर प्रोविंस, सेकंड चीफ कमिश्नर प्रोविंस, थर्ड चीफ कमिश्नर प्रोविंस, फोर्थ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, हो गई 4 सीटें।
अब आप कहोगे ये क्या है भाई, ये तो कभी नाम सुना ही नहीं मैंने, 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस और ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो चलो इसके लिए थोड़ा सा बैक में चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये सबसे पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान से सुन लेना पीछे जाने से पहले, कि 296 सीट्स में से 292 सीट्स हैं जो दी गई हैं, जो 292 मेंबर्स आएंगे वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस में से आएंगे। अब आप कहोगे 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस क्या है, तो ये दिवजो पता है क्या है, आप ये मान लो उस टाइम पर ऑलमोस्ट इन 90% इंडिया है, यही 11 स्टेट्स मेन थी। ठीक है, कौन सी हैं 11 स्टेट्स देख लेते हैं। ये लो, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ये 11 स्टेट्स कौन सी हैं देख लेते हैं। 11 चीफ गवर्नर्स प्रोविंसेस, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, NWFP, ये नाम सुना होगा आपने, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ से एक लीडर था, एक बंदा था जो कि नहीं चाहता था देश का बंटवारा हो, वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी मतलब बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट पर्सन था, खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। इसको बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। गांधी जी के नक्शे कदमों में चलता था और काफी लंबी चौड़ी हाइट का पर्सन था ये। फिर सिंध, बंगाल और असम, दीज वर द 11 स्टेट्स। मद्रास नंबर 1, बॉम्बे नंबर 2, यूपी नंबर 3, बिहार नंबर 4, सेंट्रल प्रोविंसेस नंबर 5, उड़ीसा 6, पंजाब 7, NWFP 8, सिंध 9, बंगाल 10, असम 11। हो गया। इसके अलावा याद है, ये तो हो गई 292 सीट्स। 4 सीटें और करनी है तब तो जाकर 296 बनेगी ना, और ये 296 ही तो दी गई थी ब्रिटिश इंडिया को। तो ये 4 सीटें हमने पढ़ा ना अभी, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, एक सीट दी जाएगी एक कमिश्नर प्रोविंस को। तो उस टाइम पर कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन सी थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कल को, पता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर कमिश्नर प्रोविंसेस किसको बोला जाता था। तो देखो, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, ये एक ही वर्ड है, अजमेर मेरवाड़ा, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी उस टाइम पर हमारे देश के अंग्रेजों के टाइम पर। और जो ऊपर 11 हैं, ये 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस हुआ करती थी। अब बताओ कोई दिक्कत आई, हो गया। अब आप पढ़ो इसको आराम से, ये देखो, ये देखो, 389 सीट्स टोटल है, 296 जो सीट्स हैं वो जा रही हैं डिवाइड होकर फर्दर, 292 296 सीट्स में से 292 दी जा रही है 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस को, 4 सीटें दी जा रही हैं 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को, जिसमें से डिवीजन कुछ इस प्रकार से है कि दिल्ली, अजमेर मेड़वाड़ा, कूर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 11 के, और जितने वो जो 11 वाले थे ना 11 गवर्नर प्रोविंसेस के नाम आपको याद रखने हैं। बाकी उसके अलावा सीट्स कहाँ जा रही है, यहाँ पर देखो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के पास। हो गया, हो गया। बाकी की बातें हम लोग करते हैं। अच्छा, 93 सीट्स जो हैं वो ना प्रिंसली स्टेट्स को दी जा रही है, बाकी जितनी बच गई 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को, बस। ये देखो ना, ये देखो, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। 389 सीट्स टोटल है, इनमें से 296 निकाल देते हैं। 296 मतलब कैसे भी तिकड़म करके हमने बांट दी ना, जो कर दी ना खत्म कहानी उनकी, चाहे वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस के पास गई हो या फिर 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के पास गई हो, कर दी ना कहानी खत्म हमने उसकी। 296 को माइनस कर देते हैं, मतलब ब्रिटिश इंडिया की सीट्स को हटा देते हैं, बची कितनी, लो आ गया 93, आ गया 93। अपोजिट ये अलग वे में कर लो इसको, 389 सीट्स माइनस 90, माइनस 93 प्रिंसली स्टेट्स की हटा दो, तो ब्रिटिश इंडिया की कितनी सीट्स, 296 सीट्स। इन 296 सीट्स में से 4 हटा दो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की सीट, 292। ये 292 किसके लिए, 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस के लिए। ये खेल है पूरा, ये पूरा खेल है। लाइव करके दिखा दिया कैलकुलेटर पे, और बताओ समझ गए। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है।